तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को सबको मेरी? यस सर। तो इन द लास्ट क्लास हम सॉल्यूशन कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे और हमने बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ज़रा मुझे बताएंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर कौन से पे पहुंच गए थे? सेवनटीन से स्टार्ट करना है। 17 करने को दिया था आपने, 18 रह गया था। नहीं तो हमने ये 15 कर लिया था, राइट? 15 हो गया था आप लोगों का। जी सर। 17 हो गया आप लोगों से आंसर आया? जिसका आंसर नहीं आया वो बता दे ताकि मैं 17 सॉल्व कर दूं। किसी बच्चे से अगर सॉल्व ना हुआ हो जिनसे हो गया वो तो बता रहे हैं, पर जिनसे नहीं हुआ है वो बता दें ताकि उन्हें हेल्प की जा सके। चलिए। बिलाल भाई जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। सैयद बिलाल भाई। बेटा फिर आपसे राब्ता कैसे होगा अगर आपका माइक नहीं चलेगा तो? अच्छा जी। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे स्टूडेंट से टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी होता है, जो कि एक टू वे कनेक्शन होता है। इसके लिए माइक चलना जरूरी है। अच्छा जी। माइक सही करवाएं तो फिर आगे बात हो। मुझे समझ नहीं आती कि ये माइक कहाँ का खराब है। मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो बात समझ में आती है कि उसमें एक अदद एक्सटर्नल माइक लगता है। पर ज्यादातर बच्चे जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके अंदर बिल्ट इन माइक होता है, वो आप उसके माइक से बात करेंगे, वरना हैंड्स भी लग जाता है कंप्यूटर के अंदर भी। तो चलें जी। तो क्वेश्चन 18 जो है ये अभी आप लोगों का टास्क है, ये स्टार्ट करें। अगर किसी से ये अभी नहीं हो रहा तो ये मुझसे पूछें, पर उसके लिए उस बच्चे के पास माइक होना चाहिए। मैं इस तरह तो डिस्कशन नहीं कर सकता अगर आप लोगों के पास माइक नहीं है। तो क्वेश्चन 18 स्टार्ट करें। जिससे सॉल्व ना हो मुझे बताए, और अगर आपके माइक है तो मैं आपको पूरा पूरा स्टेप्स लेके चलूंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 18 जल्दी से अभी कर लें ताकि वर्कशीट खत्म करें और नया टॉपिक स्टार्ट करें फिर हम अभी। अच्छा, ये वर्कशीट आप लोगों के पास है तो आप अपनी वर्कशीट से कर लें। अच्छा, फेमिना का कह रही हैं कि मेरा ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, लास्ट लाइन की वजह से कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा ठीक है फेमिना, जरा थोड़ा सा टाइम दे दें बाकी बच्चों को, फिर उसके बाद मैं करा दूंगा और आपसे डिस्कस करके आपको इसके थ्रू लेके चलूंगा मैं। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। आप अपना डॉक्यूमेंट खोल के उसके 18 क्वेश्चन को करें। कोई प्रॉब्लम है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
जी क्या आंसर आया बेटा? आया आप लोगों का आंसर? नहीं आया? कौन कौन है भैया हमारे पास? जी अ, मोहम्मद साहल भाई, आंसर आया आपका? जी मोहम्मद साहल। मोहम्मद साहल का कोई जवाब नहीं आ रहा। वजीहा सिद्दीकी, आपका जवाब आया बेटा ये? सर मैं अभी वैसे कर ही रही थी। करें करें। जी अब्दुल्ला भाई। सर मैं सॉल्व कर चुका हूँ उसको। जी मेरा हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, कल ही कर लिया। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है आपको, चलें ठीक है। जानजेब अली खान। सर सॉल्व कर रहा हूँ। करें करें। अफाफ एहसन।
अच्छा जी, तो आंसर आ गया है। अच्छा फेमिना बेटा, जरा माइक अनम्यूट करें आप। जी सर। अच्छा, इसमें लास्ट लाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? सर 40 सेंटीमीटर क्यूब वाज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। मैंने रिएक्टेंट्स तक निकाल लिया है, तो इसके ये बस बाद वाला स्टेप न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है ना? जी ये मतलब ये है कि जो ब्यूरिट में से इन्होंने वॉल्यूम इस्तेमाल किया है वो 40 cm क्यूब है। सही। HCl का वॉल्यूम है ये। इन्होंने क्या किया है, a solution contained sodium hydroxide was reacted slowly with other things present in order to find the amount of sodium hydroxide present at a particular time. 100 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid, ये एक्सेस में, ठीक है, दिस इज एक्सेस। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया और जो बचा उसको 250 में डाल दिया। ठीक है, अब बचा हुआ HCl पता करने के लिए इन्होंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया। तो ये 40 cm क्यूब जो है ना, ब्यूरेट में से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नीचे गया है ब्यूरेट में से, उसका वॉल्यूम है 40 cm क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है। लिखने के अलग अलग तरीके इंग्लिश, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.1। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको यूज करके इसके मोल निकालने। जितने इसके मोल आएंगे उतने ही HCl के मोल होंगे इन 25। सेम 1:1 का रेशियो है। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ताकि 250 में निकल आए। सर मैंने उल्टा किया, मैंने ऊपर वाले HCl के मोल्स यूज किए थे और ऊपर फिर वाला HCl तो बेटा टोटल HCl है। डाइल्यूटेड मिक्सचर वाले के 25 विद 0.1। नहीं बेटा, आप क्वेश्चन तो पढ़ लें सही से। ठीक है, क्वेश्चन में ये हो रही है कहानी, शुरू से चलें लेके। इन्होंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, सॉरी, उस बीकर के अंदर इनके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका रिएक्शन उन्होंने HCl से कराया। HCl की अमाउंट इन्होंने आपको दे दी है 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, ये HCl है। ठीक है, तो 0 पॉइंट, नहीं, हाँ 1/10, 0.1 मोल आ गया HCl। ये एक्सेस है। ये बात समझ में आई? जी इसमें से कुछ रिएक्ट कर गया, कुछ बच गया, जो बचा वो कहाँ गया, 250 में। उसमें से 25 cm क्यूब निकाला, कॉनिकल फ्लास्क में डाला और उसको किससे टाइट्रेट कर दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, NaHCO3। NaHCO3 का कितना वॉल्यूम लगा, 40 cm क्यूब। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1। तो अब कैलकुलेशन का पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, मोल्स ऑफ NaHCO3 निकालेंगे ना आप, यस कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, 4 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएंगे। फिर आप क्या निकालेंगी, मोल्स ऑफ HCl इन 25 cm क्यूब, क्योंकि इसने जिस HCl के साथ रिएक्ट किया वो तो 25 cm क्यूब में पड़ा हुआ है। इसने जो नीचे आके रिएक्ट किया वो तो 25 cm क्यूब वाले से किया है। वो सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे, क्योंकि रेशियो मैंने 1:1 है। फिर आप निकालेंगी मोल ऑफ HCl इन 250 cm क्यूब, तो 4 इंटू 10⁻⁻² हो जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ जो HCl था वो तो रिमेनिंग था, रिमेनिंग HCl आ गया आपके पास, और ये जो HCl था ये टोटल था। तो अब आप क्या करेंगे, टोटल में से रिमेनिंग माइनस करेंगे तो रिएक्टेड आ जाएगा। जब रिएक्टेड आ जाएगा तो उतने ही मोल NaOH के होंगे, क्योंकि दोनों का रेशो सेम टू सेम है, 0.06 आएगा। तो आप इसके बाद क्या करेंगी, रिएक्टेड निकालने के लिए 0.1 में से 0.04 माइनस करेंगी, 0.04 माइनस करेंगे, आंसर 0.06 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑल्दो ये मोल ऑफ HCl है 0.06, पर उतने ही मोल्स ऑफ NaOH भी होंगे 0.06, 1:1 का रेशो है।
0.06 मोल आंसर आ गया। ठीक है सर। चले, तो ये आप लोगों का टास्क खत्म हो गया है, सही है। और अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक आप लोगों का, एंड दैट इज कंबशन एनालिसिस। ठीक है, ये एक नई चीज है, ये ओ लेवल में थोड़ी सी कम होती थी पर ओ लेवल में होती थी, सही है। तो पहले तो मैं ये ओ लेवल से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको रिकॉल करें और फिर हम इसको ए लेवल्स पे आएंगे। एक सेकंड, ओ लेवल में जो है ये क्वेश्चंस ढूंढना पड़ेंगे, जरा थोड़ा सा टाइम दें मुझे, मैं इतनी देर से यही देख रहा था वर्कशीट में कहाँ दिया मैं। ये जो क्वेश्चन 13 है ये उसकी बेसिक्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बनना चाहिए, स्पेशली अगर कंप्लीट कंबशन लिखा हुआ, तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन सकता, ये इक्वेशन गलत है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन सकता है, तो इसका आंसर सी है। और अगर आप देखें तो जितने यहाँ कार्बन है उतने ही वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है उसका हाफ यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स को लिखवाते थे CxHy प्लस O2 XCO2 प्लस Y अपॉन 2H2O। और यहाँ पे अक्सर टीचर्स x प्लस वाई अपॉन 4 से भी बैलेंस कराते थे, y अपॉन 4 ऑक्सीजन को, ये भी बैलेंस कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये तो उसकी बहुत ही बेसिक इक्वेशन है जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगी, बट कैलकुलेशन की जहाँ तक बात है तो मैं कैलकुलेशन क्वेश्चन देख रहा हूँ, वहाँ से ए लेवल में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है उसके क्वेश्चन के अंदर, मोल्स के चैप्टर में। तो ज़रा मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कि अगर आप 10 cm³ किसी हाइड्रोकार्बन का जलाते हैं, कंप्लीट कंबशन होती है उससे, मतलब यानी कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, तो 70 cm³ जो है वो किस में प्रोड्यूस होगा, अज्यूमिंग के वाटर भी गैस है, वाटर भी गैस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अगर मैं 1A की एनालिसिस करूँ ना, तो A में अगर CH4 का रेशो CO2 से और H2O से देखा जाए, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल देता है। अगर आप इसका 10 cm³ बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 10 cm³ बनेगा, क्योंकि जो मोल रेशो होता है वही वॉल्यूम रेशो होता है गैसेस का, जो मोल रेशो होता है वही वॉल्यूम रेशो होता है, याद रखिएगा। और इसका 20 cm³ बनेगा, और कलेक्टिवली 20 + 10 = 30 एंड वी आर लुकिंग फॉर कलेक्टिवली 70। ऑब्वियसली कलेक्टिवली 70 तभी होगा जब राइट साइड पे 7 मोल्स होंगे, राइट साइड पे जब तक 3 मोल्स होंगे 70 आंसर कभी नहीं आएगा। इसी तरीके से पार्ट बी देखें, ये तो ए हो गया ना, बी में C2H4, ऑक्सीजन कोई लेना देना नहीं इसलिए ऑक्सीजन मेंशन नहीं कर रहा मैं, 2CO2 + 2H2O। अब मोल रेशियो क्या है, 1:2:2। अब अगर आपके पास इसका 10 cm³ है तो इसका 20 cm³ बनेगा और इसका भी 20 cm³ बनेगा। तो ऑब्वियसली ये भी आपका आंसर नहीं है, बिकॉज दैट इज 40 cm³ एंड वी आर लुकिंग फॉर 70 cm³। आंसर आपका सी होगा। सी इसलिए आपका आंसर होगा क्योंकि C3H8 को अगर आप देखें तो वो 3CO2 और 4H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये मोल रेशो देखा जाए तो 1:3:4 का मोल रेशो है। तो अगर ये 10 cm³ है तो अगला 30 cm³ होगा ये, और 40 cm³ होगा ये।
और 30 + 40 is 70 cm3 and because we were looking for 70 cm3 तो C is our answer। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके ओ लेवल के थे ये अब आपके ए लेवल में बेसिक्स बनेंगे। पहले तो ये बताएं ये एमसीक्यू समझ में आया सबको कि किस लॉजिक से सॉल्व हुआ ये वॉल्यूम रेशो। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कर रहे हैं अभी आगे। यस सर कह रहे सर अच्छा चलें अब आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 48 में आपसे कहा हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट में 1 cm³ हाइड्रोकार्बन बर्न किए इन्होंने। अब आप क्या करें, अब आप आंसर इसमें से तो लिहाजा इन चारों को रखने के बजाय आप CXHY रख दें और कंसिडर कर लें इसका 1 cm³। अब वो आपको वॉल्यूम रेशो दे रहा है, ठीक है याद रखना। कह रहा है कि इसको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का 4 cm³, ऑक्सीजन का 4 cm³ रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है। और क्योंकि आरटीपी पे रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 cm³ है वॉल्यूम, वाटर तो लिक्विड है, H2O लिक्विड हो गया होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर आ चुका है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, इसका कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है वाटर। अब बेटा आपने कुछ नहीं करना है, यही बात करनी है कि जो वॉल्यूम रेशियो होता है वही मोल रेशियो होता है। 1:4:3 का मतलब है यहाँ 1 लगाओ भाई, यहाँ 4 लगाओ और यहाँ 3 लगाओ, सही है। रिवर्स में चलेगा, जो वॉल्यूम रेशियो है वही मोल रेशियो है, याद रखिएगा। वॉल्यूम से मोल रेशियो निकाला। अब क्योंकि कार्बन के 3 मोल आ गए तो एक्स की वैल्यू डिफाइन हो गई, एक्स की वैल्यू वही होती है जो यहाँ वैल्यू आती है, तो कार्बन की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 वाले आंसर ये और ये तो नहीं है, ये दो तो चले गए, सही है भाई। यहाँ तक सब साथ हैं। यस अब आपने हाइड्रोजन पता करना है। अब हाइड्रोजन पता करने में ऑक्सीजन हेल्प करेंगे, क्यों? क्योंकि इस साइड पे ऑक्सीजन कितने डिफाइन हो चुके हैं, इस साइड पे ऑक्सीजन डिफाइन हो चुके हैं 8, 4 2 8। इस साइड पे भी हमें 8 चाहिए, टोटल 8 चाहिए ऑक्सीजन। यहाँ कितने डिफाइन हो चुके हैं, इस साइड पे कितने डिफाइन हो चुके हैं, 3 2 6 डिफाइन हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, 6 में क्या ऐड करेंगे, आंसर 8 आएगा, 2। तो यहाँ आपको नंबर 2 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन की वजह से। और जब यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और और आपका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अभी ए लेवल्स में आएंगे। एक क्वेश्चन और है ओ लेवल में जो अभी मैं देखता हूँ, ये रहा, आई थिंक ये रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन था यही वाला। एक क्वेश्चन और है आई थिंक इस तरह का, देखता हूँ। नहीं नहीं है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने ए लेवल वर्कशीट की तरफ। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे अभी एमसीक्यू में। मैं पहले तो एमसीक्यू में ढूंढ लेता हूँ। जी क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 में इन्होंने कहा हुआ है एक हाइड्रोकार्बन है, उसका 10 cm³ है, उसको 70 cm³ ऑक्सीजन में जला दिए, पर उन्होंने थोड़ी सी टेंशन ये कर दी कि वो जरूरत से ज्यादा है, ऑक्सीजन एक्सेस है। मतलब आप उसका रेशो 7 अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो 70 उसकी एक्चुअल वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं हो, 70 जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, अब ए लेवल में आए तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो वो करेगा आपके साथ। CXHY + O2। अभी तक हमें सिर्फ एक बात पता है कि इसका वॉल्यूम 10 cm³ है। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के नीचे 70 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम 70 नहीं है। आगे उसने लिखा हुआ है द फाइनल
gaseous mixture contains 30 cm of carbon dioxide and 20 cm of unreacted oxygen। अब ऑक्सीजन जो रिएक्शन के बाद बच गई वो 20। अब ये वही एक्सेस वाला रूल है, अगर टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का पता है 70 है और 70 में से 20 बच गई है तो ऑब्वियसली इस्तेमाल कितनी हुई है 50 cm की। तो आपने यहाँ 50 लिखना है क्योंकि वो वॉल्यूम है ऑक्सीजन की जो इस्तेमाल हुई है इन दो वैल्यूज को इस्तेमाल करके। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कितनी बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने बता दिया 30 cm की बनी है। आगे वाटर है। अब ये आपका ओ लेवल का जैसे क्वेश्चन हो गया, इन्होंने एक्सेस वाला रूल लगा दिया था इसके अंदर, ये आपने बस वर्कआउट कर लिया। आगे जो वॉल्यूम रेशियो है वही मोल रेशियो है। वॉल्यूम रेशियो आपका क्या बना 1:5:3। 1:5:3 का मतलब है कि x की वैल्यू डिफाइन हो गई, x की वैल्यू आ गई 3। तो आपका आंसर इन दो में से होगा। सही है। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन की वैल्यू, पर पहले हम उसमें से डिसाइड कर लेंगे ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे हमें टोटल 10 ऑक्सीजन चाहिए, 10 में से यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 6। तो हमें यहाँ कितने चाहिए 4। यहाँ ऑब्वियसली 4 लगेगा, जब यहाँ 4 लगेगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे 8। आपका आंसर हो जाएगा सी। जरा ये देखिए और बताएं समझ में आया आप लोगों को। यस सर। गुड। अब और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का कोई। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इसमें आपको कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला नहीं निकालना है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया हुआ इथेन का। ये कह रहे हैं कि जब हम 10 cm क्यूब इथेन को मिथेन को और 10 cm क्यूब इथेन को जलाएंगे, पहले तो एक मिक्सचर है उसमें 10 cm क्यूब मिथेन है और 10 cm क्यूब इथेन है, इन दोनों को जलाओ, उससे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी ये निकालो। ऑल्दो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो गैसेस बनी ऑब्वियसली उस गैसेस में दो गैसेस होंगी ना, एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो, और जो ऑक्सीजन बच जाएगी। ऑक्सीजन क्यों बच जाएगी, क्योंकि ये एक्सेस ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसे पता करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स हुआ हुआ है तो इन्हें कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है और ऑक्सीजन कितनी बनी है, ये उस गैसेस के मिक्सचर को किसी अल्कली में से पास करते हैं, बेस में से। जैसे इन्होंने यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से पास किया, कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेगा। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल गैस है, उसके साथ कुछ नहीं होता, वो पास होकर आर पार हो जाती है। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी बेस में जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो वो बेस से रिएक्ट करके वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इमेजिन करें कि आपके पास 60 cm क्यूब गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड 10 cm क्यूब है और ऑक्सीजन 50 cm क्यूब है। ठीक है। तो अगर आपके पास 60 cm क्यूब का मिक्सचर है जिसमें 10 cm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको वैल्यू नहीं पता, और बाकी 50 cm क्यूब ऑक्सीजन है, ये वैल्यूज आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि 60 cm क्यूब का मिक्सचर है। अगर आपको ये पता करना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो आप इस मिक्सचर को पास कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, किसी भी बेस में से। बेस में से पास होके जो वॉल्यूम बाहर निकलेगा वो सिर्फ 50 cm क्यूब होगा, और आपको पता है ये वॉल्यूम जो बाहर निकलेगा वो ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाएगी। तो 60 cm क्यूब में से अगर 50 cm क्यूब ऑक्सीजन थी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिवील हो जाएगी कि वो 10 cm क्यूब है। ये तरीका होता है पता करने का। अब वो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि जब हमने इस गैस को पास किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया। अब ऑब्वियसली जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा ना। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने मीथेन की और इथेन की कंबशन की इक्वेशंस पूरी कंप्लीट करनी है और मुझे सिंपली बताना है कि इन दोनों इक्वेशन में इंडिविजुअली कितनी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको ऐड करके टोटल मुझे वॉल्यूम बता देना, वो वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ होगा। बताएं, निकालें।
चलें जी, तो कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए हैं और मैं भी ज़रा इसको सॉल्व करके आपको बता दूं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये था, पहले आपको CH4 की एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी पूरी। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आप इसके 10 cm³ यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 10 cm³ बनेगा। इतनी तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब आप एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे इथेन की, C2H6, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3H2O और 3 2 to the 4 plus 3 7, 3.5। अब इधर अगर आप 10 cm³ यूज करेंगे तो यहाँ 20 cm³ हो जाएगी। तो इसकी 20 cm³ और इसकी 10 cm³ मिलकर टोटल cm³ 30 हो जाएगी। ठीक है, सो आंसर इज सी। तो आप में से जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं और 30 cm³ दे रहे हैं वो सही आंसर है। ठीक है, तो ये अब आपकी बेसिक्स थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं, तो अब आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो आगे आने वाले हैं। ये क्वेश्चन 28 रिपीटेड है, देखें वही क्वेश्चन है जो दोबारा अभी आपने किया है। चलें ये करें बेटा ज़रा 31। वॉल्यूम रेशियो याद रखिएगा और सारी बातें। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, एक ही आंसर आया अभी तक कि आपके पास इसमें जो कंपाउंड है CH3SH जिसका नाम मीथेन थायोल है, इसका 10 cm³ वॉल्यूम है आपके पास। ठीक है, और इन्होंने इसको 60 cm³ ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड कर दिया है।
अब इन्हें 60 cm³ नहीं चाहिए था क्योंकि रेशो 1:3 था। तो अगर ये 10 cm³ था तो इन्हें ये 30 cm³ चाहिए था भाई असूलन। तो उन्होंने 30 cm³ तो एक्स्ट्रा डाल दिया। 30 cm³ तो आपने पास साइड में रख लें, ये तो बच जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर रेशो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है तो यहाँ 10 cm³ बनेगी, एक्स्ट्रा 10। और फिर यहाँ पे रेशो 1 है तो एक्स्ट्रा 10 बनेगी, ठीक है। और क्योंकि आप रूम टेम्परेचर पे लेकर आ गए तो रूम टेम्परेचर पे वाटर विल बी अ लिक्विड, तो इसकी कोई भी आप वॉल्यूम कंसिडर नहीं कीजिएगा, इसको स्टीम कंसिडर मत कीजिएगा। तो टोटल आपके पास जो वॉल्यूम होगी वो 50 cm³ हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो आंसर विल बी 50 cm³। तो एहतशाम भाई, ये जो आपने ऑक्सीजन का 30 cm³ था वो आप भूल गए। समझ में आई सर बेटा सब लोग? जी रिजल्टेंट मिक्सचर का है ना? मुझे भी ये पूछना था कि रिजल्टेंट मिक्सचर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो कहाँ जाएगा? उसने ये थोड़ी बोला है प्रोडक्ट। तो सिर्फ मिक्सचर 20 क्यों नहीं होगा? रिजल्टेंट मिक्सचर का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट पूछा। रिजल्टेंट मिक्सचर का मतलब है जो कुछ भी बचा, अच्छा जो कुछ भी बचा हुआ में बची हुए रिएक्टेंट भी होंगे, बचा हुआ रिएक्टेंट भी रिजल्टेंट मिक्सचर कहलाता है। प्रोडक्ट नहीं हो, प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं हो रहा, रिजल्टेंट मिक्सचर वर्ड यूज हो रहा है। मतलब जो चीज बची, बाद में जो चीज आपके पास बची, तो बची हुए में आपके पास रिएक्टेंट भी तो आएगा ना। रिएक्टेंट आपने एक्सेस इस्तेमाल किया हुआ है। ओके 60 सर, तो समझ आ गया। ठीक है भाई। इस तरह के बेटा और क्वेश्चंस हैं बहुत सारे जो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे करेंगे। अब मैं आपको सोल्यूशन कैलकुलेशन से लेकर लास्ट टॉपिक इस तरह के वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर लेकर आ गया हूँ। इसके बेशुमार एमसीक्यूज और थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो अभी हमारा कल की क्लास में भी और नेक्स्ट वीक की क्लासेस में भी चलेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस होंगी वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का लास्ट स्पेल होगा, उसके बाद स्कूल रिज्यूम हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि स्कूल रिज्यूम होने के बाद क्या मामलात होंगे, आप में से कितने बच्चे स्कूल फौरी ज्वाइन कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन स्कूल की तरफ से अभी जारी होंगी। बट मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तक हम मोल्स ख़त्म कर लेंगे, और जब आप स्कूल खुलेंगे तो पहला ऑफिशियल टेस्ट रिटन में स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही जो होगा वो इस चैप्टर का होगा। और फिर उसके बाद जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि हम थोड़ा सा स्लो हैं, ठीक है, अपने नॉर्मल पेस से। और वो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेज हैं और मैं इतनी स्पीड में ए लेवल केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करना चाहता। सेकेंडली हमें ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी नवंबर में पेपर दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को अभी पेपर है बच्चों का केमिस्ट्री का, तो वो 1 महीने तक अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बिजी रहेंगे। बच्चों के 4-4, 5-5 सब्जेक्ट जो हैं वो दे रहे हैं अभी नवंबर में बच्चे। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, फर्स्ट टर्म थोड़ा हमारा नॉर्मल ईयर्स के मुकाबले में स्लो चलेगा। और इसका रिकवरी प्लान हमारे पास दो हो सकते हैं। वो ये कि जब नवंबर ख़त्म हो जाए तो दिसंबर में अगर विंटर ब्रेक को यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, तो हो सकता है इस साल विंटर ब्रेक ना मिले और हम विंटर ब्रेक में एक्सलेटेड टाइप क्लासेस रख के इस लॉस को थोड़ा सा कवर अप करें। या दूसरा तरीका हो सकता है कि नंबर ऑफ आवर्स स्कूल में बढ़ जाएं और वीकेंड के ऊपर भी स्कूल ऑपरेट करें, और कोई भी स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाई जाएगी। बट अभी सिलेबस को फुल फास्ट पेस नहीं किया जाएगा फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, उन बच्चों की वजह से जो कि अभी नवंबर में पेपर दे रहे हैं। नंबर 2, अभी हमें नहीं पता कि जब स्कूल खुलेंगे तो सब बच्चे स्कूल रिपोर्ट करेंगे एक साथ या नहीं करेंगे, ठीक है, और क्या माहौल बन पाता है स्कूल के अंदर। तो थोड़ा सा फर्स्ट टर्म के बारे में ना आपको चीज़ें थोड़ा स्लो ही फील होंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार अभी तक हम मोल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पूरे 1-1 महीने आप एक एक चैप्टर ही लेके चलें और पहले टर्म में आपको 4-5 ही चैप्टर करा सकूं। नॉर्मली 8 करा लेते हैं हम फर्स्ट टर्म के अंदर। हो सकता है हम इस दफ़ा वो टारगेट अचीव ना करें क्योंकि नॉर्मल कंडीशन नहीं है ये, सही है। हम सेकंड टर्म में वो कमी पूरी कर देंगे। पहले चीज़ें एक दफ़ा एक जगह बैठ हैं। अगर हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होता है और हमें समझ में आता है कि भाई कोरोना फिर वापस है और दोबारा सेकंड वेव है और बच्चे अल्लाह ना करे बीमार हो रहे हैं, जिसका खर्चा है, जिसकी वजह से स्कूल अभी तक नहीं खुले थे, फिर बंद हो गए, और ऑनलाइन पे ही मॉडल दोबारा आ जाता है, तो वो फिर हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि ऑनलाइन में हमारे लिए टाइमिंग ज़रूरी नहीं कि इन्हीं 4 घंटे क्लास हो, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्लासेस इवनिंग में शिफ्ट की जा सकती हैं। स्कूल की क्लासेस की बात हो रही है और फिर हम स्पेस को वैसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो हम लेके चलेंगे। और अभी आपका पहला टेस्ट जो सर इमरान से मेरी बात हुई है वो स्कूल प्रीमिसेस में ही प्लान हो रहा है। ठीक है बेटा, चलें अभी आज यहीं तक रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। एक मैसेज आया किसी बच्चे का, अल्लाह हाफिज़ चलने वाली, अल्लाह हाफिज़ का मैसेज आ गया, अल्लाह हाफिज़।